नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है। कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान होगा। 3 बजे का समय रखा गया है जब चुनाव आयोग की पीसी होगी और उस समय जो है तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। मई के दूसरे हफ्ते तक चुनाव हो सकता है। मई के तीसरे हफ्ते में मतगणना हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और अप्रैल के दूसरे हफ्ते से चुनाव शुरू भी हो सकता है। 6 से 8 चरणों में ये चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में 1 चरण में, तो वहीं मध्य प्रदेश में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मई के दूसरे हफ्ते तक चुनाव हो सकते हैं। मई के तीसरे हफ्ते में मतगणना हो सकती है। 6 से 8 चरणों में चुनाव होना संभव है। तो कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद कई सारी बंदिशें, आचार संहिता, कई सारी चीजें सामने आएंगी कि आखिर कितने चरणों में कहां पर चुनाव होना है, सबसे पहले कहां होना है। सभी तरह की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा। बस कल का इंतजार। कल 3 बजे ऐलान हो जाएगा कि आखिर कब चुनाव होने हैं। चुनावों की तारीखों का ऐलान कल पूरी तरह से संभव है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुशील पांडे दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील, आखिरकार चुनावों की तारीखों का ऐलान हो ही गया। पिछली बार 10 मार्च को जब हमने चुनाव देखे थे, 10 मार्च को हुआ था, 2-3 दिन आगे पीछे। आखिरकार ये था कि चुनाव का ऐलान कब होगा। कल की तारीख आई है कि कल चुनावों का ऐलान हो जाएगा। मतलब ये माने कल से कई सारी स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि अब चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने फिलहाल प्रेस रिलीज जारी करते साफ तौर से बता दिया है कि कल फिलहाल 3 बजे विज्ञान भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा और 3 बजे कल फिलहाल जो आगामी लोकसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। चूंकि आज फिलहाल जो चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक हुई थी, उस बैठक में जो दोनों नए चुनाव आयुक्त हैं उनको इसकी जानकारी साझा की गई और अब तक जो फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर चुनाव आयोग ने चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से काम किया है वो भी उनसे साझा किया गया। चूंकि ये फिलहाल इसलिए किया गया क्योंकि कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी प्रकार से सवाल किया जाए चुनाव आयुक्तों से तो उनको इस विषय की जानकारी हो। ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग की जो आखिरी फिलहाल समीक्षा बैठक होगी उसी के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता था और इसमें प्रबल सहयोग थे कि 14 या 15 मार्च को। तो अब कल जो दिन शनिवार का दिन है उस दिन कल तारीखों का ऐलान किया जाएगा और किस तरीके से तमाम राज्यों में चुनाव करवाए जाएंगे इसको लेकर एक बड़ा खाका। महत्वपूर्ण सुशील ये होगा कि आखिर कितने चरण में, कितने फेज में ये चुनाव होंगे और आखिर कहां पर ये चुनाव सबसे पहले हो सकते हैं, कहां की क्या-क्या तारीखें रहेंगी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सुशील, चुनाव आयोग फिलहाल तारीखों का ऐलान करेगा। वो सबसे पहले उन क्षेत्रों का चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा जो दूरस्थ हैं या जो पर्वतीय इलाके हैं, जो दुर्गम इलाके हैं, वहां पर पहले चुनाव आयोग चुनाव कराने की जो कवायद है वो शुरू करेगा। और इसीलिए फिलहाल अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें या जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों की बात करें या झारखंड के दुर्गम इलाके हैं वहां की बात करें तो निश्चित रूप से इन तमाम इलाकों का पहले फिलहाल जो वोटिंग है वहां पर तारीखों का ऐलान किया जाएगा और उसके बाद तीसरे या चौथे चरण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उसके बाद राजस्थान, इन तमाम राज्यों का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग पहले जो दुर्गम इलाके हैं वहां पर चुनाव कराने की जो कवायद है वो शुरू करता है और निश्चित रूप से पहले और दूसरे चरण में उन तमाम जगहों पर चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में फिलहाल जो मतदान है वो हो सकता है। मध्य प्रदेश में चूंकि 29 सीटें लोकसभा की हैं तो यह माना जा सकता है कि वहां पर 2 चरणों में
फिलहाल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार में 3 से 4 चरणों में मतदान होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। तो इन तमाम जगहों पर फिलहाल मतदान तीसरे या चौथे चरण में होगा। इसमें भी कोई फिलहाल अतिशयोक्ति नहीं है कि फिलहाल 5 से 10 अप्रैल के बीच में पहली जो तारीख है या पहले चरण का जो चुनाव है वो करवाया जाएगा और ये 7 से 8 चरणों में मतदान होगा। चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने रेलवे के जो चेयरमैन, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की थी, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसीलिए जो अंतिम समीक्षा बैठक हुई थी 11 बजे 40 मिनट तक वह बैठक हुई थी, उसमें तमाम चीजों का फिलहाल जो है उसको साझा किया गया है। चूंकि चुनाव आयोग ने एक बड़ा रोड मैप बना लिया है। चूंकि भारत में अलग अलग तरीके से त्योहार होते हैं, तो उन त्योहारों की छुट्टियों को किस तरह मैनेज किया जाए और उसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किस तरह किया जाए। चूंकि चुनाव आयोग के समक्ष अब जो चुनौती होगा वो फ्रीबीज पर लगाम लगाना और साफ तौर से सोशल मीडिया पर किस तरह लगाम लगाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो उसी समय जो फिलहाल तमाम जो एंटी नेशनल तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तमाम लोगों को पैसा देना शुरू कर देते हैं, नशे के लिए उनको सामग्रियां दी जाती है, शराब दिए जाते हैं। तो उन चीजों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को किस तरह से डिप्लॉयड किया जाए, किस तरह उनको और सजग बनाया जाए, इसको लेकर फिलहाल चुनाव आयोग ने कमर कस लिया है। और कल 3 बजे के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। तो जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी कि कोई घोषणा न की जाए। और चुनाव आयोग ने इससे पहले तमाम राजनेताओं को भी फिलहाल महत्वपूर्ण और खास तो इसीलिए भी है कि तारीखों का कल ऐलान हो जाएगा और सबसे ज्यादा कल नजर जो है वाराणसी सीट पर रहेगी, पीएम की सीट पर रहेगी कि आखिर किस फेज में कब वहां पर चुनाव होता है। इस पर बहुत दिलचस्प होगा और सबकी निगाहें भी सुनील इस पर होंगी। लौटूंगी आपके पास में। सहयोगी प्रशांत कटारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब बस आज का और इंतजार है, कल तो ऐलान हो ही जाना है। क्या लगता है कितने चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं, कब तक की डेट्स, कैसी डेट्स हो सकती हैं, क्या लग रहा है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऋतु, हमारे साथी बता भी रहे थे कि 5 से 7 चरणों में चुनाव होगा। जिस तरह से जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, स्वाभाविक है पैटर्न वही रहेगा, उसी तरह से तैयारियां करनी होगी। चूंकि पूरे देश का मसला होता है तो आपको बड़े अलग अलग चरणों में चुनाव कराना होता है। नक्सली बेल्ट होती है, उस पर आपको अलग फोकस करना होता है उस नजरिए से। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश के नजरिए से बात करूं तो चुनाव आचार संहिता स्वाभाविक है कि लगनी ही है, कल लग जाएगी। जैसा कि जो जानकारियां आ रही हैं उसी मद्देनजर लगभग जो राज्य सरकार है उसे जो अनाउंसमेंट करनी थी, जो तबादले करने थे, बदलाव करने थे, वो सारे कर लिए गए हैं। अब दिन में इस पर चर्चा भी हो रही थी कि कैसे कितने बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। न केवल 37 सीनियर IAS अफसर बदले गए थे, कई जो ट्रेनी थे उन्हें अपॉइंट किया गया था। राज्य प्रशासनिक सेवा के भी 16 अफसरों को बदला गया था, तबादले किए गए थे। तो यानी कि चूंकि इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी तो राज्य के हाथ से या शासन के हाथ से ये सब चीजें निकल जाएंगी। यानी ना तो वो कोई तबादले अपने मन से कर पाएंगे बगैर चुनाव आयोग की परमिशन के, ना कोई दूसरा या बड़ा अनाउंसमेंट कर पाएंगे। इससे पहले जितनी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती थी या जो करनी थी, विकास कार्य थे, वो सारे शासन ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने अलग अलग एक दिन में 2-2, 3-3 जगह जाकर पहुंचकर बड़े बड़े आयोजन कर अनाउंसमेंट कर दिए। पिछले कुछ दिनों को अगर उठा लें तो कौशिक भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, लौटूंगी आपके पास में। सुशील, चूंकि अभी कई सारी सीटों पर हम कहें तो नाम जो होल्ड हैं अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अब बहुत जल्द जो है नाम इनको भी जारी करने होंगे। चूंकि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, अब चुनाव प्रचार में भी तो जुटना है, ज्यादा समय बचा नहीं है पार्टियों के पास। चुनाव आचार संहिता की पूरी संभावना है कि कल 3 बजे के आसपास जब लग जाएगी। और निश्चित तौर पर जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो जो राजनीतिक दल होते हैं जिनके टिकट घोषित होना बाकी रहते हैं उनको भी टिकट घोषित करना पड़ते हैं। और यही माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अभी तक कांग्रेस ने 4 में से सिर्फ 1 सीट भिंड पर ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो अब गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया या ग्वालियर में भारत सिंह या मुरैना में शिवमंगल सिंह तोमर के सामने कांग्रेस को अपना प्रत्याशी घोषित करना, और उसके लिए कांग्रेस मंथन भी शुरू कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर अब जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगेगी तो सुरक्षा व्यवस्था पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की चौकस होगी। और इसके साथ ही जो लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लाइसेंसी हथियार है उनको भी थाने में जमानत कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर देखें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल की जो 4 लोकसभा सीटें हैं
इन्हीं पर सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है चुनाव के दौरान हिंसा का। तो यही वजह कि जो खास तौर पर कानून व्यवस्था है ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ी की जाएगी। और अभी अगर देखें तो ग्वालियर में राज्य सरकार ने एसपी कलेक्टर बदले हैं, इसके साथ संभागायुक्त भी यहाँ से बदले हैं। तो निश्चित तौर पर जो प्रशासनिक सर्जरियाँ होनी थी वो हो चुकी है और अब इंतजार इसी बात का है कि कल दोपहर के बाद जब आचार संहिता लगेगी तो लोगों को जो इंतजार है कि आखिरकार चुनाव किस तारीख पर होगा। तो जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि तीसरे या चौथे चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव होने की संभावना है। तो ये माना जा रहा है कि आधे अप्रैल के आसपास चुनाव मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। तो अब इंतजार इसी बात का है कि आचार संहिता की अनाउंसमेंट हो और उसमें मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों की भी घोषणा साफ हो जाएगी। जी जी जी, ठीक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कल आचार संहिता लगने वाली है और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि एक ही फेज में यहां पर चुनाव हो। किस तरह की तैयारियां भी छत्तीसगढ़ में हैं और आखिर कितना अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, जानकारी विस्तार से इस बारे में भी। अरे आप इससे खड़े हो बस सीधे। ठीक ठीक, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। लगातार सुशील हमारे साथ दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। सुशील, सवाल ये भी है कि अब चूंकि कल तारीखों का ऐलान होना है, उसके बाद कई सारे बदलाव हम कल के बाद देखेंगे और साफ तौर से यहां पर चुनाव आयुक्तों के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो छोटे बच्चों को प्रचार प्रसार के लिए आप आगे लाते थे वो आप नहीं कर सकते हैं, प्रेशर नहीं डाल सकते। और भी ऐसी स्थितियां हमें कई सारी होंगी जहां पर बदलती हुई नजर आएंगी। कई बार लुभाने के लिए भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो आखिर ऐसे क्या क्या चीजें रहेंगी जिन पर रोक लग जाएगी आचार संहिता के बाद, इस बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। जैसे ही फिलहाल आचार संहिता लगता है ऐसे ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो फिलहाल होर्डिंग्स होते हैं या जो झंडे लगाए जाते हैं, चुनाव आयोग सबसे पहले कार्रवाई उन होर्डिंग्स पे करता है। दूसरी, चुनाव आयोग की तरफ से अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका जिक्र आप कर भी रहे हैं कि इस बार चुनाव प्रचार में छोटे बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर छोटे बच्चों का इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो चुनाव आचार संहिता का ये उल्लंघन माना जाएगा और उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर से इस बार चुनाव आयोग ने हर बार की तरह तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम बड़े नेताओं को अल्टीमेटम दिया है। स्टार प्रचारक जो हैं उनको अल्टीमेटम दिया है कि भाषा की मर्यादा पर संयम रखें। अभी आपको याद होगा कि राहुल गांधी को भी चुनाव आयोग ने नसीहत दी थी कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए। चूंकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर है तो बिना तथ्यों के और बिना जानकारी के उनके ऊपर सीधे तौर पर कोई भी मौखिक रूप से टिप्पणी ना की जाए। अगर ऐसा भविष्य में किया भी जाता है या कोई भी राजनेता अगर किसी भी भाषा, समाज, धर्म या उनको लेकर कोई भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा लोगों को नसीहत भी दी है और नसीहत के साथ साथ अल्टीमेटम भी दिया है कि अपनी भाषा का चयन बहुत सोच समझ कर करें। चुनावी सभा में वही चीजें जनता तक पहुंचाएं जो तथ्यों पर हो। किसी भी भाषा, समुदाय पर सीधे तौर पर अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छोटे बच्चों का इस्तेमाल ना किया जाए चुनावी सभा के दौरान, जिस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां छोटे। फिलहाल यही रोकना चाहूंगी अब आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में फायरिंग का यह मामला सामने आया है जहां पर फायरिंग से सनसनी फैल गई है। दोस्त के घर पर दोस्त ने ही फायरिंग कर दी। दोस्त ने साथ जाने से मना किया था और दूसरे दोस्त बौखला गए और दोस्त के घर कट्टे से गोलियां चलाई। गौरव मौर्य के घर पर दोस्तों ने फायर किया। लोगों ने एक आरोपी को भी पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा आरोपी फरार हो गया। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला भी दर्ज कर लिया है। ये सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है, तस्वीरें आपके सामने। दोस्त के घर दोस्तों ने ही फायरिंग कर दी। कहीं जाने का कह रहे थे सभी दोस्त, मना करने पर भड़क गया दोस्त और फायरिंग कर दी। कट्टे से फायर की तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर की। ये तस्वीरें ग्वालियर की आप देख रहे हैं किस तरह से आतंक इन बदमाश
ने फैला रखा है, खुलेआम फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी का खौफ नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं। और आए दिन ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आती हैं जब ये कट्टे लहराते हैं, कभी वीडियो बनाते हैं, कभी किस पर फायर कर देते हैं। कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आती है। एक बार फिर ये तस्वीर सामने आई है जहां पर दोस्त के घर पर ही यहां पर दोस्तों ने फायरिंग कर दी। किसी बात को लेकर के मना करने पर ये नाराज हो गए और फायर कर दिया। यहां पर अवैध कट्टे से यहां पर फायर किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल की तो बात ही अलग है, वहां पर तो आए दिन कट्टे चलते हैं, कट्टे से फायरिंग होती है। कुछ ऐसी तस्वीर एक और, किस बात को लेकर विवाद और गिरफ्तारी भी हुई है? शुरुआती जांच में क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर शहर के ग्वालियर थाना क्षेत्र के गुदड़ी का मोहल्ला इलाके का ये पूरा घटनाक्रम है। कल दोपहर का पूरा वाकया है। यहाँ जो गौरव नाम का ये युवक है, इसके दो दोस्त हैं, रोहित और रिंका। इन लोगों ने इसको बुलाने के लिए आए थे और जब इसने मना कर दिया साथ जाने के लिए किसी घटनाक्रम पर, तो उसके बाद ये इतने नाराज़ हुए दोनों कि इन्होंने गौरव के घर के बाहर जाकर फायरिंग कर दी। और इस पूरी घटना का जो है सीसीटीवी कैमरा से सीसीटीवी में फुटेज सामने आए हैं और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही फरियादी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ग्वालियर थाना पुलिस ने इसमें कंप्लेंट दर्ज की है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी को तत्काल मौके से लोगों ने पकड़ लिया था, दूसरा आरोपी जो है उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो निश्चित तौर पर ये तीनों दोस्त ही थे, लेकिन छोटी सी बात पर विवाद हुआ और इस विवाद में दो बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल का जिक्र करते हैं। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक पुराना वीडियो सामने आया है। दरअसल बाग सवनिया में ये टेंट हाउस का गोदाम था जिसमें बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखे हुए थे। एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में गैस भरी जाती थी। काफी समय से ये खेल भी चल रहा था। आज सिलेंडर ब्लास्ट के चलते ये हादसा हो गया। गोदाम में भारी संख्या में गैस सिलेंडर रखे हुए थे और ब्लास्ट हो गए। बड़ा हादसा हुआ, सब कुछ जल करके खाक हो गया। उसके पहले की ये तस्वीरें हैं। इनसे मना किया था एक बार, तब भी